गुड मॉर्निंग बच्चों। टॉप 10 की सीरीज में आपका स्वागत है। आज जो है आप प्रैक्टिस सेट 8 सॉल्व करने चल रहे हैं और यदि इसके पहले की वीडियो यदि आपने ना देखा हो तो उस वीडियो को आप जाके जरूर देख लीजिए। चलते हैं सीधे क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? कह रहा है यदि द्विघात समीकरण, क्या है? द्विघात समीकरण 3x² माइनस 12x प्लस यम इक्वल टू 0 के मूल बराबर हैं तो यम का मान ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए देखते हैं। कह रहा है एक आपका समीकरण दे दिया है। समीकरण आपका कितना लिखा है? 3x² लिखा है, माइनस कितना लिखा है? 12x लिखा है और प्लस कितना लिखा है? यम इक्वल टू 0। ये हो गया। अब इसके जो मूल है यहाँ से देखिएगा, कह रहा है मूल क्या है? बराबर। तो यहाँ क्या लिखेंगे? माना मूल अल्फा और बीटा होते हैं, तो माना मूल क्या लिखेंगे? मूल अल्फा और क्या है? बीटा है। लेकिन कह रहा है ये बराबर है, अल्फा बराबर बीटा है। या बीटा के स्थान पे अल्फा रखिए या अल्फा के स्थान पे आप बीटा रख दीजिए, बस यही इतना आपको ध्यान देना है। माना मूल अल्फा और बीटा है, लेकिन प्रश्नानुसार कह रहा है कि मूल आपस में बराबर है तो अल्फा बराबर बीटा लिख देते हैं। अब इस क्वेश्चन में से, समीकरण में से आप क्या निकालेंगे? मूलों का योगफल निकालेंगे। आप जानते हैं मूलों का योगफल अल्फा बीटा बराबर क्या होता है? माइनस b/a, ये होता है। अब यहाँ से देखिए अल्फा बराबर क्या लिखेंगे? बीटा लिखेंगे। जब यहाँ अल्फा बराबर बीटा लिखेंगे या बीटा के स्थान पे अल्फा लिखिए तो आप क्या करेंगे? या तो आप बीटा के स्थान पे क्या लिखेंगे? बीटा के स्थान पे अल्फा लिखिए या अल्फा के स्थान पे बीटा लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ अल्फा दिया गया है, इस अल्फा को ऐसे लिखते हैं, प्लस बीटा के स्थान पे हम किसको पुट करते हैं? अल्फा को, और माइनस b/a। अब इस समीकरण में इसे a कहते हैं, इसे b कहते हैं, इसे c कहते हैं। यह सारी चीजें हम प्रैक्टिस जब एक से करा रहे हैं तो एक एक करके हमने लिख के आपको बताया है कि कैसे कैसे क्या बनता है। प्रैक्टिस एक से आप देखेंगे तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी और समझ में आ भी जाएगा। तो यहाँ से देखिए अब क्या लिखेंगे? माइनस b। तो यहाँ ये माइनस सूत्र से हुआ, b की वैल्यू कितनी है आप बताएंगे? -12 है। और a की वैल्यू कितनी है आप बताएंगे? ये देखिए नीचे a लिखा गया, a की वैल्यू कितनी है? 3 है। इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 2 अल्फा हो जाएगा। इसको ऋण ऋण ये आपका कैंसिल हो गया, ऋण ऋण धन हो जाएगा। अब यहाँ कितना बचा आपका? ये 12। तो यहाँ क्या लिखेंगे? 3 1 3, 3 4 12, ये हो गया। यहाँ कितना आ गया आप बताएंगे? 4 प्राप्त हो गया। अल्फा बराबर आप लिखेंगे 4/, कितना लिखेंगे? 2। अल्फा बराबर कितना हो गया? 2 1 2 2 4। अब यदि आपसे पूछते हैं अल्फा की वैल्यू 2 आ गई तो बीटा की वैल्यू भी 2 होगी। अल्फा की वैल्यू यदि 2 आ गई है तो बीटा की भी वैल्यू 2 आएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ हमने माना मूल अल्फा बीटा है, तो एक मूल अल्फा है और प्रश्नानुसार कह रहा है मूल आपस में बराबर है। जब मूल आपस में बराबर है तो अल्फा बराबर क्या लिखेंगे? बीटा लिखेंगे। तो यानी अल्फा बीटा बराबर आपको कितना प्राप्त हो गया आप बताएंगे? हमको 2 प्राप्त हो गया। बात को ध्यान से सुनेंगे। अल्फा बराबर कितना है? बीटा है। अब अल्फा की वैल्यू आपने कितना प्राप्त किया आप बताएंगे? 2 प्राप्त किया, तो बीटा की भी वैल्यू 2 हो जाएगी कि नहीं होगी? यहाँ से ध्यान से देखिए, अल्फा बराबर बीटा ऊपर आपने लिखा है। अब अल्फा की वैल्यू 2 प्राप्त कर लिए, अल्फा के स्थान पे 2 लिख दिए, तो यहाँ बीटा की वैल्यू भी 2 प्राप्त हो गई। अब ध्यान देने की बात है, आप एक फार्मूला और पढ़े, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या पढ़े हैं? c/a पढ़े हैं। यही तो पढ़े हैं, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या पढ़े हैं? c/a पढ़े हैं। ये बताइए अल्फा के स्थान पे अल्फा लिखते हैं, ये बताओ यहाँ से या यहाँ से बीटा बराबर क्या लिख सकते हैं? अल्फा लिख सकते हैं। c की वैल्यू कितनी है? c की वैल्यू आप बताएंगे यम है। ऊपर से ध्यान दीजिएगा, c की वैल्यू यम है और a की वैल्यू कितनी है? 3 है, तो 3 लिख देते हैं। यहाँ आपसे पूछते हैं ये क्या होगा आप बताएंगे? ये अल्फा अल्फा स्क्वायर हो गया, इक्वल टू यहाँ कितना लिखेंगे? यम लिखेंगे, बटे कितना लिखेंगे? 3 लिखते हैं, ये हो गया। अब यहाँ से ये बताइए अल्फा का मान कितना है आप बताएंगे? आपको अल्फा का मान कितना प्राप्त हुआ है? 2 प्राप्त हुआ है। यहाँ से देखेंगे अल्फा की वैल्यू 2 ही प्राप्त हुई है। अब इस 2 का मान यहाँ ले आके रखेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 का वर्ग हो गया, इक्वल टू यम हो गया, बटे कितना हो गया? 3 हो गया। अब 2 दूना कितना होगा? 4 होगा, इक्वल टू कितना होगा? यम होगा, बटे 3 होगा। इसके नीचे 1 मानेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे
एक का गुणा यम करेंगे यम हो गया, अब इसका गुणा इसमें करेंगे तो 4 यही 12 हो गया। यही आपको यम की वैल्यू प्राप्त हो गई। उम्मीद है आपको सारी चीजें समझ में आई होगी, कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई आपको असुविधा नहीं होनी चाहिए। द्विघात समीकरण दिया, मूलों का योग कह रहा बराबर है, तो हमने पहले माना मूल क्या है, अल्फा और बीटा है। प्रश्नानुसार मूल जो है आपस में बराबर है, तो अल्फा बराबर बीटा लिख लिया। तो यहाँ अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ये होता है, सूत्र से हो गया। तो यहाँ अल्फा को ऐसे लिखा गया, बीटा के स्थान पे हमने क्या लिखा, अल्फा लिखा। क्यों लिखा, क्योंकि ये क्वेश्चन में कहा है कि मूल आपस में बराबर है। तो ये अल्फा अल्फा 2 अल्फा हो गया, और माइनस बी की वैल्यू यहाँ से रखी गई, और ए की वैल्यू कितनी है, 3 है, इसको सरल किया गया, 4 आ गया, अल्फा बराबर कितना हो गया, 2। तो मूलों का गुणनफल क्या होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बाई ये सूत्र है। तो यहाँ अल्फा ऐसे लिखा गया, बीटा के स्थान पे अल्फा लिखा गया, और सी का मान यम हो गया, ए की वैल्यू कितनी हो गई, 3 हो गई। यहाँ अल्फा 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 स्क्वायर हो गया, और यहाँ कितना लिखा गया, यम बटे 3, 2 दूना कितना हो गया 4, यम बटा 3, फिर ये गुणा कर दिया गया। यम की वैल्यू कितनी प्राप्त हो गई, आप बताएंगे, 12 प्राप्त हो गई। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कैसे सॉल्व करेंगे कुछ। क्वेश्चन नंबर 2 को आप देखेंगे, यदि 2 cos 3 थीटा बराबर ए, तो यक्स का मान ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा, यहाँ आपका जो है क्वेश्चन में थोड़ा सा त्रुटि है। त्रुटि का मतलब यहाँ आपका ये दिया गया है, पूछ रहा है यक्स का मान, लिखा गया है थीटा। तो यहाँ आप क्या करेंगे, यहाँ यक्स का मान पूछ रहा है, तो यहाँ आप यक्स बना दीजिए। ये क्वेश्चन में थोड़ी सी त्रुटि थी। अब यहाँ क्या लिखेंगे, लिखा गया है 2 cos यक्स है, 2 cos यक्स बराबर कितना है, 1 है। तो ये बताइए cos यक्स बराबर 1/2 लिख सकते हैं कि नहीं, आप बताएंगे, लिखा जाएगा 2 cos यक्स बराबर कितना है, 1 है। अब इसके बाद cos यक्स बराबर होगा आपका कितना, लिखेंगे 1/2। अब यहाँ आप cos को ऐसे लिखिए, cos यक्स बराबर, ये cos कितने की वैल्यू है, यहाँ आप लिखेंगे cos कितने की वैल्यू है, cos 60 अंश की वैल्यू है। आप जानते हैं sin 0 0, sin 30 अंश में 1/2 होता है। जो वैल्यू का sin 30 अंश में होती है वही cos 60 अंश में होती है। तो यहाँ आप क्या लिखेंगे, ये cos इधर जाएगा, cos इनवर्स में होगा, तो ये cos आपका हट गया, तो यहाँ x बराबर कितना लिखेंगे। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा त्रुटि हो रहा है, त्रुटि आपका ये हो रहा है, यहाँ 3 लिखा गया है आपकी आदत क्या है, आदत है 2 cos कितना है 3x इक्वल टू कितना है 1, ये है। अब यहाँ क्या लिखेंगे, cos 3x बराबर 1/2 हो गया। अब यहाँ आप क्या लिखेंगे, cos 3x बराबर, cos कितना लिखेंगे, ये cos कितने की वैल्यू है, आप बताएंगे cos 60 अंश की वैल्यू है। अगर यहाँ हम लिखते हैं 3x, तो ये इधर जाएगा, cos इनवर्स में हो जाएगा, तो cos इनवर्स में होगा, ये आपका है कैंसिल हो जाएगा। यहाँ बचा कितना, 60 अंश बचा, ये आप लिखते चलिएगा 60 अंश। अब यहाँ से x बराबर अगर पूछते हैं तो कितना लिखेंगे, 60 बटा कितना लिखेंगे 3, x बराबर कितना आ गया, आप बताएंगे 20। ये आपका आंसर हो गया, x का मान पूछ रहा था, यही x की वैल्यू आपको प्राप्त हो गई। उम्मीद है इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना था। 2 cos 3x बराबर 1 दिया था, तो cos 3x को हमने ऐसे लिख लिया, 1 यहाँ इक्वल टू में था, इक्वल टू में लिखा गया है, इस 2 को इसके नीचे ला के लिख दिया। इसके बाद cos 3x को यहाँ ऐसे लिखा। अब ये बताइए cos 1/2 किसकी वैल्यू होती है, आप बताएंगे cos 60 अंश का मान होता है। तो यहाँ ये इधर जाएगा, इनवर्स में होगा, तो इनवर्स इनवर्स आप जान ही रहे हैं, cos 3x हो गया, और यहाँ से ये 3x हो गया, यहाँ 60 अंश हो गया, ये और ये आपके कैंसिल हो जाए, उधर जाएंगे तो यहाँ x बराबर कितना हो गया, cos 60 अंश हो गया, बटे कितना हो गया 3 हो गया। अब इसको काट दें, 60 में 3 से भाग करेंगे तो आपका कितना प्राप्त हो जाएगा, आप बताएंगे 20 प्राप्त हो जाएगा। ये आपका आंसर है, यही आपको इसमें इतना ही करना था। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे कह रहा है द्विघात समीकरण है, एक आपको दो घात समीकरण दे दिया है, उस दो घात समीकरण में आपसे पूछ रहा है एक मूल 2 है तो p का मान क्या होगा। तो चलिए पहले दो घात समीकरण इसको देखते हैं। यहाँ कितना दिया गया, आप बताएंगे x स्क्वायर, और प्लस कितना दिया गया 3x,
और माइनस पी इक्वल टू कितना है 0। एक मूल कितना दिया गया है आप बताएंगे। एक मूल आपको दिया गया है, एक मूल आपको कितना दिया गया है, 2 दिया गया है। यानी 2 देने का मतलब ये है आपको यक्स बराबर कितना दे दिया, 2 दे दिया। अब यक्स के स्थान पे यहीं आप क्या रखेंगे, 2 का वर्ग करेंगे। ये 2 का वर्ग हो गया, प्लस यहाँ क्या लिखेंगे 3 गुणे 2 माइनस पी इक्वल टू क्या लिखेंगे 0। 2 दूना कितना होगा 4, 2 तिहाई कितना होगा 6 माइनस पी इक्वल टू 0। यहाँ तक समझ रहे हैं ना। ये आपका समीकरण दिया, एक मूल कितना दिया 2, तो हमने लिखा माना एक मूल क्या है यक्स बराबर कितना है 2। अब यही मान हमने यहाँ ले आके प्रतिस्थापित कर दिया। 6 4 कितना हो गया 10 माइनस पी इक्वल टू 0। पी बराबर आपको कितना प्राप्त हो गया 10। ये आपका आंसर हो गया। इस टाइप के क्वेश्चन को आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। उम्मीद है आपको कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई असुविधा नहीं हुई होगी। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। 3 तो हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे कह रहा है यदि 27 23 x माइनस 4 x प्लस 4 15 3 और 7 का समांतर माध्य 15 हो तो x का मान ज्ञात करिए। तो इसको कैसे ज्ञात करेंगे, आप जानते हैं समांतर माध्य बराबर क्या होता है, पदों का योग बटे पदों की संख्या। यही तो समांतर माध्य होता है। तो यहाँ लिखेंगे समांतर माध्य बराबर, फार्मूला लिख लीजिए, समांतर माध्य बराबर क्या होगा, पदों का योग बटे पदों की संख्या। अब ध्यान से देखेंगे, समांतर माध्य आपको कितना दिया गया है आप बताएंगे। समांतर माध्य 15 दिया गया है, यहाँ 15 लिख लेते हैं इक्वल टू पदों का योग कितना दिया गया है, यहाँ पद यही है 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7 पद दिए गए हैं। अब इन्हीं सातों पद को आपको क्या करना है, जोड़ना है। कितना लिखेंगे यहाँ आप, यहाँ लिखेंगे 27 प्लस कितना लिखेंगे 23 और प्लस कितना लिखेंगे x माइनस 4 और उसके बाद प्लस x प्लस कितना लिखेंगे 4 और इसके बाद फिर कितना लिखेंगे प्लस 15 प्लस 3 प्लस कितना लिखेंगे 7 पूरे का बटा। अब बताइए इसमें पूरे कितने पद हैं, 1 पद 2 पद 3 पद 4 पद 5 पद 6 पद 7 पद, 7 पद हो रहे हैं। अब बटे क्या लिखेंगे, यहाँ लिखा गया है पदों का योग बटे पदों की संख्या, पदों की संख्या 7 है। अब यहाँ देखिए ये 4 प्लस में, ये 4 माइनस में, ये 4 प्लस में, यहाँ तो ये ऐसे कैंसिल हो गया। यहाँ 15 को आप ऐसे लिखते चलिए, 15 हो गया, ये 27 है, ये 23 है। 27 में ये 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आप बताएंगे, 30 हो जाएगा। 30 में 20 जोड़ेंगे तो 50 हो जाएगा, यानी 27 और 23 50 हो गया। 50 में 7 3 10 हो गया, 50 में 10 जोड़ेंगे 60 होगा, 60 में 15 जोड़ेंगे 60 10 70, 70 और 5 कितना हो गया 75, ये 75 हो गया, प्लस ये कितना हो गया 2x हो गया, बटे कितना लिखेंगे 7 लिखेंगे। अब यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। 23 27 और 23 को जोड़ेंगे 50, 50 10 60 10 70, 70 और 5 75, सही है। इसके बाद ये x और ये x कितना हो गया 2x हो गया। अब यहाँ आप क्या करेंगे, इसके नीचे आप 15 के नीचे 1 मान लीजिए, इसका गुणा इसमें कर लीजिए, इसका गुणा इसमें कर लीजिए। यहाँ लिखेंगे 75 प्लस 2x इक्वल टू कितना लिखेंगे, 15 सत्ते कितना होगा आप बताएंगे 105 होगा, ये हो गया। यहाँ आप कितना लिखेंगे 2x बराबर कितना लिखेंगे 105 माइनस कितना लिखेंगे 75। यहाँ लिखेंगे आप 2x बराबर 105 में से 75 को आप घटा दीजिए। जब यहाँ घटाएंगे आपको कितना आ जाएगा, यहाँ बच्चा 5 में से 5 गए 0 हो गया, ये 10 में से 7 गए कितना आ गया 3 आ गया। x बराबर आपको कितना हो जाएगा 30 बटा कितना होगा 2, ये कैंसिल हो जाएगा, आपको कितना प्राप्त होगा 15। यानी x की वैल्यू आपको कितनी प्राप्त हो गई 15 प्राप्त हो गई। यही तो आपसे ज्ञात करने के लिए कह रहा था। तो x का मान बताइए, तो x का मान आपने प्राप्त कर लिया 15। उम्मीद है आपको कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई असुविधा नहीं हुई होगी। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। जरा क्वेश्चन नंबर 5 को आप सॉल्व करके कमेंट करेंगे उसमें कितना आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। बिंदु दे दिया गया है, एक बिंदु ए दिया और एक बिंदु बी दिया और उसके बाद उनके बीच की दूरी आपको कितना दे दिया 10 दे दिया और इसके बाद कह रहा है इसको सॉल्व करिए।
यक्स का मान क्या रहा है ज्ञात करने के लिए। यदि आप प्रैक्टिस सेट 1, 2, 3, 4 को देखे हैं तो इस टाइप के क्वेश्चन कई बार हो चुके हैं। अंतर इतना है फार्मूला वही लग रहा है, अंतर सिर्फ इतना है कि आपकी अदद चेंज है बस। वहाँ जो है अदद कुछ और थी, यहाँ कुछ और है। फार्मूला वही रहेगा, नियम वही रहेगा। जैसे दो बिंदु कह रहा है, मैं कई बार बता चुका हूँ, एक बिंदु ये हो गया, एक बिंदु ये हो गया, इनके बीच की दूरी क्या है, यहाँ ए लिखते हैं, यहाँ बी लिखते हैं। अब यहाँ क्या दिया गया है, ए बिंदु दिया गया 2 कामा कितना दिया गया है -3, और बी बिंदु कितना दिया गया है, यक्स कामा 5 दिया गया है, यही तो दिया गया है। बीच की दूरी, इनके बीच की दूरी कितनी है आप बताएंगे, इनके बीच की दूरी 10 है। ए और बी के बीच की दूरी कितनी है, 10 है। अब आपको क्या करना है, पूछ रहा है यक्स का मान क्या होगा, तो ध्यान से सुनेंगे। यदि यहाँ से हम पूछते हैं x1 बराबर कितना है, आप बताएंगे 2 है, और x2 बराबर आपसे पूछते हैं तो x2 ये है, तो यह क्या लिखेंगे, x लिखेंगे। यदि y1 की वैल्यू पूछते हैं तो y1 की वैल्यू आप 3 बताएंगे। यदि y2 की वैल्यू पूछते हैं तो यहाँ से y2 बराबर कितना लिखेंगे, 5। अब ए और बी के बीच की दूरी आपको ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो ए और बी के बीच की दूरी आपको क्या दिया गया है, लिखेंगे ए बी बराबर कितना लिखेंगे, 10 मीटर दिया गया है ना। देख लेते हैं 10 इकाई दिया गया है, चलिए 10 मीटर हो गया। अब उसके बाद फिर क्या कह रहा है, ए बी के बीच की दूरी निकालिए, तो यहाँ लिखेंगे दूरी बराबर क्या होता है, फार्मूला x2 माइनस x1 का होल वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का होल वर्ग, यही होता है। ये आप इसको रूट में लिखेंगे। दूरी आपको कितनी दी गई है, आप बताएंगे दूरी आपको 10 दी गई है, तो यहाँ दूरी को 10 लिखेंगे। x2 की वैल्यू कितनी दी गई है, x2 की वैल्यू आप यहाँ से देखेंगे x दी गई है। x1 की वैल्यू कितनी दी गई है, x1 की वैल्यू 2 दी गई है, इसका वर्क कर देंगे प्लस ये y2 है। y2 देखते हैं कितना दिया गया, 5 दिया गया। y1 कितना दिया गया, y1 -3 दिया गया है, तो +3 हो जाएगा, इसका वर्ग हो गया। यहाँ आप इसको ऐसे लिखते चले चलेंगे, यहाँ 10 को ऐसे लिखेंगे। अब इसको आप विस्तार कर दीजिए, जब इसका विस्तार करेंगे a माइनस बी के होल वर्ग का विस्तार करेंगे तो आप लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस कितना लिखेंगे 4 माइनस कितना लिखेंगे 4x प्लस ये कितना हो जाएगा 5 3 कितना होगा 8 का वर्ग होगा। इसको आप अभी ऐसे लिखते चलिए, यहाँ कितना लिखेंगे 10, यहाँ कितना लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस कितना लिखेंगे 4x प्लस 4 लिखेंगे, 8 ठाई कितना होगा आप बताएंगे 64 होगा। इसको आप रूट में कर दीजिए, यहाँ कितना करेंगे 10, यहाँ लिखेंगे आप एक्स स्क्वायर माइनस 4x, इसको आप क्या करेंगे जोड़ेंगे जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा 68 हो जाएगा। अब ये आपका रूट में है, रूट को हटाने के लिए आप लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, यहाँ आप लिखिएगा वर्ग करने पर। जब वर्ग करेंगे तो यहाँ 10 का वर्ग हो जाएगा और ये रूट आपका हट जाएगा, यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस कितना लिखेंगे 68। इसके बाद फिर यह क्या होगा 10 धाम 100 होगा, यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर, आप सुनते चलिएगा हमारी बात को, यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस कितना लिखेंगे 4x प्लस कितना लिखेंगे 68 लिखेंगे। अब यहाँ से आप क्या करेंगे एक्स स्क्वायर, इसको यहाँ 4x माइनस प्लस 68, इस 100 को इधर लेके चले आते हैं। नीचे आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, चलिए ठीक है एक लाइन अभी नीचे आ सकती है। यहाँ कितना लिखेंगे एक्स स्क्वायर लिखेंगे माइनस कितना लिखेंगे 4x प्लस कितना लिखेंगे 68 माइनस कितना करेंगे 100, ये हो गया। अब इसके बाद इक्वल टू इधर 0 कर देते हैं। अब इसी को हम यहाँ लिखते हैं, कितना लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस कितना लिखेंगे 4x, और इसके बाद इसको इसमें से घटाएंगे। ये बताइए 100 में से आपको कितना घटाना है, 68 घटाना है, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा 3, ये कितना हो गया आप लिखेंगे यहाँ माइनस कितना लिखेंगे 32 लिखेंगे, इक्वल टू क्या करेंगे 0। यहाँ तक आपको किसी भी प्रकार की कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए। आप इसका गुणनखंड कर डालिए, तो गुणनखंड ये बताइए 32 का गुणनखंड करेंगे तो उम्मीद है आप 4 गुणे कितना लिखेंगे 8 लिखेंगे, यही तो होगा। 8 चौक कितना होता है 32 होता है, घटा के आपको कितना लाना है आप बताएंगे, घटा के हमको लाना है 4, तो यहाँ कितना लिखेंगे आप लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस कितना लिखेंगे 8x प्लस कितना लिखेंगे 4x माइनस 32 इक्वल टू 0। गुणनखंड उम्मीद है आपको आता होगा। यहाँ क्या करेंगे, यहाँ से आप ध्यान देंगे, यहाँ आप ध्यान देंगे थोड़ा से, ये आपका एक्स स्क्वायर है, ये भी एक्स है, तो एक्स कॉमन करेंगे, एक्स माइनस कितना होगा आप बताएंगे 8 हो गया,
प्लस कितना कॉमन करेंगे, 4 कॉमन करेंगे, यक्स माइनस कितना हो गया 8 इक्वल टू 0। ये यक्स ये 4 को लेंगे, यक्स प्लस कितना लिखेंगे 4 और इसके बाद यक्स माइनस कितना लिखेंगे 8। तो यहाँ से यक्स बराबर कितना प्राप्त होगा -4 और यक्स बराबर कितना प्राप्त होगा 8, यानी धनात्मक वैल्यू आपको लेनी है। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। यक्स की 2 वैल्यू प्राप्त हो गई, एक ये प्राप्त हो गई, एक ये प्राप्त होगी। ये यक्स का मान पूछा था, तो यानी यक्स बराबर आपको कितने प्राप्त हो गए, 2 मान प्राप्त हो गए, -4, 8, ये यक्स का मान हो गया। इस टाइप के क्वेश्चन को आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। इसके पहले जो प्रैक्टिस सेट नंबर 1, प्रैक्टिस सेट नंबर 2, 3, 4 में हुआ था, वहाँ क्या हुआ था, वहाँ ये बिंदु दिया था, ये बिंदु दिया था, इनके बीच की दूरी ज्ञात करनी होती थी आपको। लेकिन यहाँ क्या कर दिया, क्वेश्चन वही है, दूरी का ही फार्मूला लगा, लेकिन अब की बात दूरी भी दे दिया, बिंदु भी दे दिया, यहाँ एक यक्स कामा 5 दे दिया, यानी यक्स की वैल्यू ज्ञात करने के लिए आपसे कह दिया। तो उम्मीद है आपको इस टाइप के क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे, कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई आपको असुविधा नजर नहीं आ रही होगी। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था आप बताएंगे? ये क्वेश्चन नंबर, ये आपका 2 बिंदु का था, ये क्वेश्चन नंबर 5 था। क्वेश्चन नंबर 5 की बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आप जरा देखिए, सॉल्व करिए, उसमें कितना आ रहा है। सॉल्व करने के बाद जरा कमेंट करिए कितना आंसर आपको प्राप्त हुआ। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है द्विघात समीकरण दिया गया है, इसके हल पूछ रहा है। तो ठीक जिस तरह से आपने इसको सॉल्व किया, इसी तरह से आपको इसको भी सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब आपका ये है, यहाँ कितना दिया गया है 6 दिया गया, प्लस कितना दिया गया यक्स -2x² इक्वल टू 0, यही तो दिया गया है। अगर इस 2 को इधर लेके जाएंगे 0 के पास, कितना हो जाएगा 2x² प्लस में होगा, इस यक्स को इधर ले जाएंगे -x होगा, इसको इधर ले जाएंगे माइनस कितना होगा 6 इक्वल टू 0 होगा, यही तो होगा। अब आप इसका क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। जब गुणनखंड करेंगे तो इसका आंसर क्या प्राप्त होगा, जो गुणनखंड करने पर आएगा वही उसका आंसर होगा। तो चलिए ठीक है, अब आप क्या गुणा करने का नियम क्या है, इस 6 का गुणा 2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 दूना कितना होगा 12 बताएंगे आप। 12 का ऐसे गुणनखंड करिए कि घटाने पर आपको 1 प्राप्त हो जाए। तो ऐसी स्थिति में आप 12 का गुणनखंड करेंगे तो 4 तिहाई 12 होगा, 4 में से 3 को घटाएंगे, वैल्यू 1 प्राप्त होगी। यहाँ कितना लिखेंगे आप, 2x² लिखेंगे, माइनस कितना लिखेंगे 4x, प्लस कितना लिखेंगे 3 -6 इक्वल टू 0। यहाँ से आप 2x को कॉमन कर लेंगे, जब 2x को कॉमन करेंगे यहाँ x माइनस कितना होगा, अब बताएंगे, यहाँ हमको x -2 होगा। ध्यान से सुनेंगे, यहाँ 2x को कॉमन करेंगे, यहाँ x² है, यहाँ x है, तो यहाँ से हम x को सिर्फ कॉमन कर रहे हैं, तब भी यहाँ एक x बचेगा, ये x बाहर आ गया है, 2 को हम बाहर कर लेंगे। जब यहाँ से 2 को बाहर करेंगे तो यहाँ सिर्फ x बचेगा, यहाँ 2 दूना 4 हो जाएगा, तो यहाँ 2 बचेगा, प्लस कितना कॉमन करेंगे 3 कॉमन करेंगे, यहाँ x माइनस कितना लिखेंगे 2 इक्वल टू 0। अब गुणा करते समय यदि इस कोष्टक में दोनों में अगर वैल्यू सेम आ जाती है तो समझ लीजिए हम जो गुणनखंड कर रहे हैं सही है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको और इसको एक साथ लिखेंगे, 2x प्लस 3 को एक कोष्टक में लिखेंगे, अगले कोष्टक में x -2 इक्वल टू 0 करेंगे। यहाँ से क्या करेंगे 2x प्लस 3 बराबर कितना लिखेंगे 0, x बराबर कितना लिखेंगे -3/2, ये x की वैल्यू हो गई -3/2। और यहाँ से क्या लिखेंगे x -2 बराबर कितना लिखेंगे 0, x बराबर कितना होगा 2। यानी आपसे इसमें क्या पूछा था, जरा देखते हैं द्विघात समीकरण के हल क्या होंगे। अब द्विघात समीकरण के आपके हल यही हो गए, 2 हो गया और -3/2 हो गया। इस टाइप के क्वेश्चन को आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आज जो है प्रैक्टिस सेट इसके पहले जो आप किए हैं उससे कुछ अलग है। तो चलिए ठीक है, इसको देखते हैं। अगर आप ऐसे प्रैक्टिस सेट में लगातार बने रहेंगे तो ऐसे कोई नियम, ऐसा कोई सूत्र नहीं रहेगा जिसको आप सॉल्व ना किए हों। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है बिंदु ए के निर्देशांक होंगे जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र -2, 3 है तथा बी के निर्देशांक ज्ञात करिए। बी के निर्देशांक दिया गया है, ए के निर्देशांक पूछा है। सर्वप्रथम यहाँ आप क्या बनाएंगे, एक वृत्त बनाएंगे। आप वृत्त की तरफ ध्यान देंगे, ये आपका एक वृत्त हो गया।
ये वृत्त हो गया। वृत्त आप पहले इसको आप वृत्त बनाएंगे एक इस तरह से, ये वृत्त हो गया। ये वृत्त का क्या हो गया, व्यास हो गया। यहाँ लिखेंगे ए, यहाँ लिखेंगे बी। यहाँ तक आपको समझ में आ गया है। ये वृत्त है, वृत्त का व्यास ए बी है। अब इसका केंद्र क्या दिया गया है, इसका सेंटर कितना दिया गया है, आप बताएंगे। केंद्र -2 कामा कितना है, केंद्र 2 कामा -3, ये इसका केंद्र है, वो मान लेते हैं। बी बिंदु के निर्देशांक दिया गया है, बी बिंदु यहाँ लिख लेते हैं, कितना दिया गया है बी बिंदु के निर्देशांक, ध्यान देंगे 1 कामा कितना लिखा है 4, तो 1 कामा 4 को हमने लिख दिया। उम्मीद है यहाँ से देखिए बिंदु बी के निर्देशांक हो गया, केंद्र हो गया, ए का निर्देशांक पूछ रहा है। तो ए का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, यक्स कामा वाई मान लेंगे। माना ए के निर्देशांक क्या है, यक्स कामा वाई है। ध्यान से सुनेंगे, ए बी का मध्य बिंदु क्या होगा, ध्यान से सुनिएगा। पहले मध्य बिंदु बराबर क्या होता है, मध्य बिंदु। मध्य बिंदु आप जानते हैं x1 धन x2 बटे 2 होता है, यही तो होता है। अब यहाँ से देखिए इसको क्या मानेंगे, x1 मानेंगे, इसको x2 मानेंगे। चलिए x1 बराबर x मानते हैं, x2 बराबर कितना मानेंगे 1, और y1 बराबर कितना मानेंगे, y1 बराबर y, और y2 बराबर कितना मानेंगे 4। यहाँ तक आपको सारी चीजें पता चल गई होंगी। मध्य बिंदु, मध्य बिंदु आप निकालेंगे, फार्मूला लिखेंगे। मध्य बिंदु यहाँ कितना दिया, 2 दिया गया। ये पहले x है, फिर वो y है। मध्य बिंदु के स्थान पे 2 लिखेंगे। सूत्र क्या है, x1 धन x2, x1, चलो पहले यहाँ फिर लिख देते हैं सूत्र। मध्य बिंदु, मध्य बिंदु बराबर क्या लिखेंगे आप, x1 धन x2 बटे क्या लिखेंगे 2। मध्य बिंदु कितना दिया गया, 2 दिया गया, 2 लिखते हैं। x1 की वैल्यू कितनी है, x है, प्लस x2 की वैल्यू कितनी है 1 है, बटे कितना लिखेंगे 2। अब यहाँ से 2 के नीचे 1 मान लीजिए, इसका गुणा इसमें करेंगे, x प्लस 1 होगा, इक्वल टू इसका गुणा इसमें करेंगे 4 होगा। x बराबर कितना होगा, 4 माइनस 1 होगा। x बराबर आपको कितना प्राप्त होगा, 3 प्राप्त होगा। अब इसी तरह से आपको मध्य बिंदु y का निकालना है, तो यहाँ लिखेंगे मध्य बिंदु, मध्य बिंदु, मध्य बिंदु क्या लिखेंगे आप, मध्य बिंदु लिखेंगे y1 प्लस y2 बटे कितना लिखेंगे 2। अब यहाँ मध्य बिंदु आपको कितना दिया गया है, y वाला कितना दिया गया है, -3 दिया गया है, तो यहाँ -3 लिखेंगे। y1 की वैल्यू, ये देखिए सूत्र y1 धन y2 बटे 2, सूत्र आप ध्यान दीजिएगा। y1 की वैल्यू कितना दिया गया, y दिया गया है, प्लस y2 ये है, तो y2 की वैल्यू कितना दी गई है, यहाँ से 4 दी गई है, इस 4 को लाके यहाँ लिखेंगे, ये 4 हो गया, बटे कितना लिखेंगे 2। अब इसके नीचे 1 मानेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे, y प्लस कितना लिखेंगे 4, इसका गुणा इसमें करेंगे, -6 होगा। y बराबर कितना होगा, -6 -4, y बराबर कितना होगा, -6 में -4 जोड़ेंगे तो -10 होगा। ये आपका आंसर हो गया, यही आपसे पूछ रहा था। बिंदु ज्ञात करिए, तो बिंदु ए के निर्देशांक आप कितना प्राप्त कर लिए, 3 कामा -10, यही आपका बिंदु ए के निर्देशांक हो गए, 3 कामा -10। इस टाइप के क्वेश्चन को आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। यदि नहीं समझ में आ रहा है तो इस टाइप के क्वेश्चन अभी आपको और मिलेंगे आगे। आप ऐसे ही प्रैक्टिस सेट में आप हमारे बने रहेंगे तो आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा, कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई असुविधा नहीं होगी। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर किसमें चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में आप एक बार जरा कमेंट करके बताइए कितना आंसर आपका आ रहा है। तो उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 8 आप सॉल्व कर रहे होंगे और जल्द ही कमेंट करेंगे। चलिए देखते हैं आगे क्या आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 8, बहुपद 3x² + 2x - 1 के मूलों का योगफल क्या होगा। अब इसमें आपका मूलों का योगफल पूछ रहा है। यहाँ आप कितना लिखेंगे, चलिए मैं यहाँ लिखता हूँ 3x² और उसके बाद प्लस कितना लिखूंगा, +2x लिखूंगा, माइनस कितना लिखूंगा 1 = 0। इसका कह रहा है मूलों का योगफल क्या होता है, तो इसको कुछ नहीं करना है, यहाँ लिखेंगे मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है। अब यहाँ से अगर ये आप सोचते होंगे ए क्या है बी क्या है, तो इसको आप शुरू से देखिए, प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से देखेंगे तो सारी चीजें हमने क्लियर किया है। ये क्या है, ए है, ये क्या है बी है, ये क्या है सी है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर आप लिखेंगे माइनस, ये माइनस ऐसे लिखेंगे, बी की वैल्यू कितनी है 2 है और ए की वैल्यू कितनी है 3 है। यही आपका आंसर हो गया और इसमें आपको कुछ करना है, ये आपका आंसर प्राप्त हो गया। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा, -2 बाई कितना होगा 3 होगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 हो गया।
चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे कह रहा है एक मीनार की चोटी का उन्नयन कोण। एक मीनार है, उसकी चोटी का उन्नयन कोण। ध्यान से सुनेंगे इस क्वेश्चन को। एक मीनार की चोटी का उन्नयन कोण उस मीनार के आधार से क्षैतिज तल पर 40 मीटर दूर पर स्थित एक बिंदु से देखने पर 45 अंश है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ध्यान से सुनेंगे, एक मीनार है। चलिए क्वेश्चन मैं चित्र बनाता चल रहा हूँ। कह रहा है एक मीनार है, ये मीनार हो गया। मीनार से कह रहा है इसके क्षैतिज से 40 मीटर दूर चलिए, तो इसका क्षैतिज यही तो होगा, 40 मीटर दूर चले आए। फिर कह रहा है जब हम 40 मीटर दूर चले आते हैं, जब 40 मीटर दूर चले आते हैं तो क्या कह रहा है, जहाँ 40 मीटर दूर आते हैं वहीं से हम मीनार के शिखर को देखते हैं। तो जब मीनार के शिखर को वहीं से हम देखते हैं तो हमें कितना प्राप्त होगा, कहा गया स्थित बिंदु से देखने पर 45 अंश है। तो यहाँ आप कितना लिखेंगे, आप 45 अंश लिखेंगे। कह रहा है आप मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, ए बी सी। आप अगर हम पूछते हैं बी सी क्या है, तो आप बताएंगे बी सी मीनार है। क्या है, मीनार है। और थीटा क्या है, आप बताएंगे 45 अंश है। क्षैतिज क्या है, ए बी। ए बी आपका क्षैतिज है, कितना है, 40 मीटर है। उम्मीद है यहाँ तक आपको किसी भी प्रकार की कोई असुविधा आपको नहीं हुई होगी। चलिए आगे चलते हैं। आगे आपसे क्या कह रहा है, यहाँ आप लिखेंगे tan थीटा। tan थीटा बराबर आपका होता है लंब बटा कितना होता है, आधार होता है। इससे तो आप परिचित ही है, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। तो यहाँ लिखेंगे tan थीटा, पुनः लिखेंगे लंब क्या है, आप लिखेंगे BC है, आधार आपका क्या है, AB है। अब यहाँ थीटा की वैल्यू कितना लिखेंगे, थीटा की वैल्यू आपको दे रहा है 45 अंश। ये देखिए 45 अंश हो गया, इक्वल टू BC की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है, यानी मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। AB की वैल्यू कितनी दी गई है, 40 दी गई है। tan 45 अंश का मान कितना होता है, tan 45 अंश का मान 1 होता है। BC बटा कितना हो गया, 40, इसके नीचे 1 हो गया। इसका गुणा इसमें करेंगे तो BC बराबर कितना लिखेंगे आप, 40 मीटर लिखेंगे। इसकी ऊंचाई कितनी आ गई, आप बताएंगे 40 मीटर आ गई। ध्यान से सुनेंगे, आपको कहीं किसी भी प्रकार की कोई असुविधा नहीं है। कह रहा है एक मीनार है, मीनार से 40 मीटर दूर चलते हैं। जब दूरी पे चलते हैं तो वहीं से हम मीनार के शिखर को देखते हैं। वहां से जब मीनार के शिखर को देखते हैं तो इसका उन्नयन कोण कितना बनता है, 45 अंश का बनता है। तो कह रहा है इसकी ऊंचाई ज्ञात करिए। तो हमने सारी चीजें आपको लिख दिया। tan थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है। तो लंब ये हो गया, आधार ये हो गया, 45 अंश का मान 1 होता है, तो ये गुणा कर दिया, 40 मीटर आपको प्राप्त हो गया। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 आपको जरा सॉल्व करना है, जरा देखेंगे आप उसमें इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे कह रहा है कि ये देखिए लिखा है ताश, ताश पढ़ ले रहे हैं ना, ताश की गड्डी में से एक ताश का पत्ता निकाला जाता है, यानी ताश की गड्डी है उसमें से एक पत्ता निकाला जाता है, तो काले रंग के पत्ते आने की प्रायिकता क्या होगी। अब यहाँ ध्यान से सुनेंगे, यदि मैं आपसे पूछूंगा ताश में कितने रंग की पत्ती होती हैं, तो आप बताएंगे ताश में 2 रंग की पत्ती होती है। 2 रंग की पत्ती कैसे हुई, एक लाल होती है, एक काली होती है। जो लाल होती है वो पान की होती है, और एक लाल जो होती है वह ईंट की होती है। और इसके बाद 2 काली होती हैं, वो किसकी किसकी होती है, एक हुक्म का होता है और एक सीढ़ी का होता है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। ताश में होती हैं 4 पत्तियां, 4 पत्तियां का मतलब ईंट हो गया, और उसके बाद जो है हुक्म हो गया, पान हो गया, चीड़ी हो गया, 4 पत्तियां हो गई। अब इन चारों पत्तियों में अगर हम पूछते हैं हुक्म की कितनी पत्ती होती है, और जो है चीनी की कितनी पत्ती होती है, ईंट की कितनी पत्ती होती है, तो सब आप बताएंगे 13-13 पत्ती होती है। ध्यान से सुनेंगे, जब सब 13-13 पत्तियां होती हैं तो 4 पत्ती हो रही हैं, तो 13 चौक कितना होगा, आप बताएंगे 52 पत्ती होंगी। अब यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे। ईंट की कितनी पत्ती होती है, 13 पत्ती होती है। हुक्म की कितनी होती है, 13 होती है। चीनी की कितना होती है, 13 होती है। तो पान की कितनी होती है, आप ये भी बताएंगे 13 होती है। यानी ईंट और पान एक कलर का होता है, चीनी और हुक्म एक कलर का होता है। तो इसमें पूछ रहा है, अब ध्यान से सुनेंगे, रंग पूछ रहा है, काले रंग। काले रंग का कौन कौन सा होता है, आप बताएंगे हुक्म होता है, हुक्म होता है, हुक्म होता है, कितना होता है, 13 होता है। और कौन सा होता है, चिड़िया होती है,
चिड़िया होती है। चिड़िया कितनी होती है? 13 होती है। और कुल पत्ती कितना होती है? आप लिखेंगे कुल पत्ती कितना होती है। अब ये आपको कितना बचा है? ईंट बचा है, ईंट का भी 13 होता है। और कितना बचा है? पान बचा है, पान का भी 13 होता है। अब बताओ 13 ये 13 ये 13 ये 13 ये जोड़ेंगे हो जाएगा कि नहीं? लेकिन ये दोनों पत्ती क्या होती है? लाल होती है, लाल होती है। और ये दोनों पत्ती क्या होती है? काली होती है। काली का मतलब समझ रहे हैं? ये इतनी क्या होती है? काली होती है। अब इसमें काली की प्रयोगिता पूछा है, ध्यान से सुनेंगे। काली की प्रयोगिता पूछा है तो 13 पत्ती ये 13 पत्ती ये, तो 13 13 कितना हो? अब 13 13 कितना हो जाएंगी? 26 हो जाएंगी। लेकिन अगर हम पूछते हैं कुल पत्तियों की संख्या कितनी है, तो 26 से कितना हो जाएगा? 52 होगा कि नहीं होगा? कुल पत्ती कितना होती है? 52। अगर काली पत्ती की बात करता है, यहाँ लिखेंगे काली, काली पत्ती, तो काली पत्ती कितना होगी? 26 होगी। ये हो गया। अब काली पत्ती की प्रयोगिता पूछ रहा है। काले रंग, यहां से सुनेंगे पुनः, काले रंग के पत्ते आने की प्रायिकता क्या होगी? काले रंग की पूछ रहा है, तो काला कितनी पत्ती है? 26 है। कुल कितना पत्ती है? 52 है। तो काले रंग की प्रायिकता बराबर लिखेंगे काली पत्ती आने की प्रायिकता बटे कुल पत्ती। तो यहाँ कितना लिखेंगे? 26 बटा कितना लिखेंगे? 52। यहाँ तक उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब लिखने का तरीका हम बोल दिए, क्या लिखेंगे? काली पत्ती कुल काली पत्ती बटे टोटल संपूर्ण पत्ती कितना है? संपूर्ण पत्ती आपकी 52 है, तो 52 लिख दिएगा। इसको सरल कर दीजिए। सरल करेंगे तो 26 दूना कितना होगा? आप बताएंगे 26 दूना शायद 52 होता है। देख लेते हैं चेक करके। 26 दूना 6 दूना 12 हो गया, और 2 दूना 4 1 5, हाँ सही है। 26 दूना कितना होगा? 52 होगा। 1/2 हो गया। यही आपका आंसर हो गया। इस टाइप के क्वेश्चन को आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। उम्मीद है इतने क्वेश्चन में आपको कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई असुविधा नहीं हुई होगी। आप जो है डेली हमारी टॉप 10 की सीरीज को लगातार देखते रहिए। आपको एक एक क्वेश्चन आपको मैं बताता रहूंगा, आपको समझ में आता रहेगा। बोर्ड की परीक्षा तक आप बहुत बेहतर से मैथ के क्वेश्चन आप कर ले जाएंगे, कहीं भी किसी भी प्रकार की त्रुटि आपसे नहीं होगी। चलिए ठीक है। अब टॉप 10 की वीडियो में आपका स्वागत था। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। धन्यवाद।